बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। बेटा प्रीवियस लेक्चर में मैंने आप लोगों को बताया कि मैथमेटिकल प्रोग्रेशंस के फार्मूलाज वगैरह और हम लोग इसको कैलकुलेटर पे कैसे सॉल्व कर सकते हैं, और आपके साथ कुछ ये क्वेश्चन शेयर किए गए थे जो कि आप लोगों ने प्रैक्टिस करके आने थे। क्वेश्चन नंबर 1 मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस कर लिया था। क्वेश्चन नंबर 2 ये भी हम लोगों ने साथ साथ उसी टाइम पे कर लिया था। लेकिन अब अगर आप लोग क्वेश्चन नंबर 3 को देखें तो ऐसा हो सकता है कि आपको एक स्पेसिफिक रेंज बताई जाए और उस रेंज में मौजूद कुछ भी कंडीशंस अप्लाई कर दें। जैसे कि आपसे कहा गया कि 170 से लेके 1000 तक डिविजिबल बाय 8 जो भी नंबर्स हैं आपने उनका सम बताना है, और ये आपके पास लिमिटेशन है कि आपने इस रेंज के अंदर रहना है। इस रेंज को ना आपने बड़े गौर से देखना है कि इस रेंज में उसने कहा है बिटवीन। अब इसका मतलब अगर 170 या 1000 में से कोई ऐसा नंबर जो डिविजिबल बाय 8 आ गया, आपने उसको एक्सक्लूड करना है, आपने इसके दरमियान रहना है। लेकिन अगर यहां पर बात होती है फाइंड द सम ऑफ ऑल इंटीजर फ्रॉम 170 टू 1000, अब ये दोनों इंक्लूसिव थे। अब अगर ये डिविजिबल बाय 8 बनते आप इनको शामिल करते। जैसा कि अगर मैं यहां पर चलूं 170 के लिए, भाई मैंने ये चेक करना है कि 170 इज डिविजिबल बाय 8। मैंने इससे पूछा तो इसने कहा नो, 170 इज नॉट डिविजिबल बाय 8। डिविजिबल बाय 8 कौन से वाला नंबर होगा जो एग्जैक्टली होल नंबर की फॉर्म में मुझे आंसर कर दे। अभी मेरे पास आंसर क्या आया 21.25। ये मेरे पास मतलब ये नॉट डिविजिबल बाय 8 है मेरे पास। अब मैंने ये देखना है कि इससे नेक्स्ट नंबर कौन सा डिविजिबल बाय 8 होगा। तो ये जो भी नंबर आपके पास आता है ना, आपने इसको राउंडिंग अप कर देना है, चाहे ये 21.1 ही क्यों ना हो, आपने राउंडिंग अप कर देना है। जैसे ही राउंडिंग अप किया ये क्या बन जाएगा 22। तो फिर आपने जाकर 22 मल्टीप्लाइड बाय 8, ये फर्स्ट नंबर है जो डिविजिबल बाय 8 आएगा। ओके मतलब ऐसा नहीं है कि मैंने देखा कि 170 नॉट डिविजिबल बाय 8, मैंने 171 देखा, 172 देखा, 173 देखा, ये नहीं करना। आपने रेंज से पूछना है, रेंज नॉट डिविजिबल बाय 8, उसको आपने जो भी आंसर आ रहा है उसको राउंडिंग अप करो, मल्टीप्लाइड बाय 8 कर दो, आपके पास फर्स्ट नंबर आते हैं। इसके बाद बेटा हर 8वां नंबर डिविजिबल बाय 8 है। मतलब मेरे पास फर्स्ट टर्म क्या बन गई 176। अच्छा मुझे ना यहाँ पे कोई इशू नहीं हुआ क्योंकि 170 तो वैसे भी शामिल नहीं हो रहा था, मुझे कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं क्रिएट तो जहां पे हम लोग कर सके। मैं नेक्स्ट नंबर कौन सा लूंगा, नेक्स्ट नंबर कौन सा लूंगा, तो ये नंबर आपने बहुत ज्यादा नहीं लिखने। अब हम लोगों ने जानना है कि हमारे पास लास्ट टर्म कौन सी आएगी। लास्ट टर्म हम लोगों ने देखनी है। तो लास्ट टर्म के लिए आप देखें कि आपके पास 1000 डिवाइडेड बाय 8 इज इक्वल टू, ये डिविजिबल बाय 8 है। अब स्टूडेंट यहीं पे यही मिस्टेक करता है कि लास्ट टर्म 1000 रख देता है और आंसर गलत होता है। तो जब उसने कहा था कि बिटवीन रहना है तो आपने 1000 को एक्सक्लूड करना है। तो 1000 से पहले डिविजिबल बाय 8 कौन सा नंबर आ जाएगा, इससे एक पहले 124 मल्टीप्लाइड बाय 8 992। क्या आपको वैल्यूज की समझ आ गई। अब आप लोगों ने जाके सम फाइंड करना है। तो सम फाइंड करने के लिए सबसे पहला काम क्या होता है, नंबर ऑफ टर्म्स का पता होना चाहिए। नंबर ऑफ टर्म्स फाइंड करेंगे आप लोग और जाके सम का डिफरेंस वाला फार्मूला भी अप्लाई कर सकते हैं और लास्ट टर्म का फार्मूला भी अप्लाई कर सकते हैं। एंड द बेस्ट वे इज टू सॉल्व दिस क्वेश्चन थ्रू कैलकुलेटर। 3 अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है। जब भी डिविजिबल बाय 8 या मल्टीपल ऑफ 8 आ जाए हमेशा अरिथमेटिक प्रोग्रेशन होती है। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है तो कहाँ जाएंगे 2 नंबर पे। मैंने उससे कहा कि भाई फर्स्ट टर्म मेरे पास और सेकंड टर्म, फर्स्ट टर्म मेरे पास क्या है 176, सेकंड टर्म क्या है मेरे पास 184। ओके। अब बेटा nth टर्म भी मुझे इसी ने बता देनी है। मैं गया इसके पास शिफ्ट 1 5, मैंने उसे कहा मुझे नंबर ऑफ टर्म्स बताओ, क्योंकि सम में मैंने रेंज बतानी है ना कि भाई 1 से लेकर कौन सी टर्म तक मुझे सम बताओ, तो मुझे पहले पता हो कि नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है। तो मैं उससे पूछूंगा x, और इससे पूछ रहा हूं कि लास्ट टर्म कौन से वाली है
वो कहता है कि 1/3 टर्म है ये आपके पास। ये बात क्लियर हो गई। अब मैं जाऊंगा शिफ्ट और ये लॉग की प्रेस की तो सम का साइन, उसके बाद ये x शिफ्ट 1 5 y की वैल्यू लेकर आनी है, क्योंकि वैल्यूज का सम हम लोगों ने फाइंड करवाना है, तो y की वैल्यू यहां पर आ गई। फिर आपने ये कोमा 1 कोमा 1 और 3 इज इक्वल टू 60152 क्वेश्चन सॉल्व। क्लियर? अच्छा बेटा, ये क्वेश्चन नंबर 4 हम लोगों ने कर लिया था। सम ऑफ 12 टर्म्स इन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन इज 234 एंड द लास्ट टर्म इज 36, फाइंड द कॉमन डिफरेंस। अच्छा, इसको हम लोग इजीली सॉल्व कर सकते हैं। द सम ऑफ 12 टर्म्स इन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन इज 234 और साथ में हमें क्या बताया, लास्ट टर्म पूछा क्या है, कॉमन डिफरेंस। अब बेसिकली ये 2 स्टेप प्रोसीजर है आपके पास और इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। सम का फार्मूला सबसे पहले अप्लाई करेंगे। 234 इज इक्वल टू 12 डिवाइडेड बाय 2 इनटू डिफरेंस का फार्मूला नहीं अप्लाई करना, क्योंकि अगर डिफरेंस का फार्मूला अप्लाई किया तो फर्स्ट टर्म भी मिसिंग है और डी भी मिसिंग है, क्वेश्चन सॉल्व नहीं होना। लास्ट टर्म वाला फार्मूला अप्लाई करेंगे, a प्लस l 36। अब यहां से आपके पास a की वैल्यू आ जानी, 234 इज इक्वल टू 12/2 into x plus and the last term is 36। तो फर्स्ट टर्म क्या है हमारे पास, अब हमें यह पता है कि हमारे पास फर्स्ट टर्म 3, लास्ट टर्म 36, तो ये लास्ट टर्म कौन से वाली टर्म है, 12th टर्म। यहां से हम लोग डिफरेंस की वैल्यू फाइंड करेंगे, तो nth टर्म का फार्मूला अप्लाई कर देंगे। लास्ट टर्म इज इक्वल टू फर्स्ट टर्म प्लस n-1 किया तो क्या आंसर आएगा, 12 - 1 11 d, और यहां से जाके d की वैल्यू फाइंड करेंगे एंड d इज इक्वल टू 3। क्लियर जी? नेक्स्ट 5th क्वेश्चन हो जाएगा। 6th क्वेश्चन, अच्छा 5th में सुने the sum of 16 terms of an arithmetic progression whose last term is total terms बताने क्या जा रहा है, और वो है 2800। कहता है कि 16 टर्म्स का सम 2800 है जिसकी लास्ट टर्म 250 है। तो बताओ फाइंड द फर्स्ट टर्म एंड द कॉमन डिफरेंस। तो हम लोगों ने यहाँ पर फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस, अब देखिए अगर इसने फर्स्ट टर्म पहले लिखा है तो फर्स्ट टर्म का ही आंसर पहले करेगा और कॉमन डिफरेंस बाद में है तो वो बाद, तो ये तो कंफर्म हो गया कि भाई फर्स्ट टर्म 100 है। ओके, तो भाई मुझे सम के फार्मूले से जाके फर्स्ट टर्म फाइंड करने की जरूरत नहीं है। मतलब अगर मैं आप लोगों की जगह पे होता ना, मैं जाके सिर्फ लास्ट टर्म अप्लाई करता, 250 इज इक्वल टू फर्स्ट टर्म प्लस n-1 15 इंटू d 10 CO। हालांकि इसका मेथड बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 4 जैसा था, लेकिन ऐसी सिचुएशन में थोड़ी स्मार्ट वर्किंग यूज कर लेता, तो मैं पूरे स्टेप को ही खा गया, मुझे यूज ही नहीं, मुझे इस्तेमाल करने की वो जरूरत ही नहीं पड़ी। ये बात क्लियर? नेक्स्ट, Ali walked a certain distance on the 1st of Feb 2009। अच्छा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। उसने आपको मंथ बता दिया कि भाई फैब के मंथ में 2009 के अंदर फर्स्ट डे पर एक सर्टेन डिस्टेंस कवर किया गया, फिर ऑन ईच सक्सेसिव डे, हर आने वाले दिन उसने 100 मीटर उस डिस्टेंस को ज्यादा किया। मतलब अगर आज उसने डिस्टेंस कवर किया है सपोज के 1 किलोमीटर का, तो नेक्स्ट डे कितना करेगा, 1.1 किलोमीटर, 1100 मीटर। ओके, फिर then the previous day if the total distance covered by him in
अच्छा ये ना बताते तो क्वेश्चन और मजे का था। इज कहता है फाइंड द डिस्टेंस कवर्ड बाय हिम ऑन द लास्ट डे। अब देखें हम लोग इसके लिए क्या करेंगे भाई। ये जो D100 है हमारे पास, ये क्या है? डिफरेंस की वैल्यू। n की वैल्यू यहां से हमें पता चल गई, जहां से हमें इसके सम का पता चल गया। अब सम अगर गिवन है तो सम में अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के दो फार्मूलाज हैं। मैं कौन सा फार्मूला अप्लाई करूं? फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म तो दोनों ही नहीं है, मैं नहीं अप्लाई करूंगा। अब मैं डिफरेंस वाले फार्मूले की तरफ जाऊंगा। तो यहां पर जाकर मैं क्या लिखूंगा? 51.8 किलोमीटर। अब देखिए आंसर भी किलोमीटर्स में है तो आप उसे किलोमीटर्स में ही रहने दें, लेकिन जो डिफरेंस है वो मीटर में है। तो 100 ना लिख देना, 0.1 लिख। ये ट्विस्ट था क्वेश्चन। या फिर आप अपने इस किलोमीटर्स को कन्वर्ट कर लो मीटर्स के अंदर, तो फिर आंसर सारा मीटर्स में आएगा। एंड पे जाके फिर किलोमीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा आपको सारा, क्योंकि यहां पर भी किलोमीटर्स हैं। अब हम क्या करेंगे, आपने 100 मीटर नहीं लेना डिफरेंस को, आपने क्या लेना है? 0.1 किलोमीटर। ऑलराइट, क्लियर? अच्छा अब जाके वैल्यूज को पुट करेंगे। 51.8 is equal to n by 2, 28 by 2 into 2a, तो a की वैल्यू हमारे पास नहीं है यहां पर, प्लस n माइनस 1 कितने हो जाएंगे? into d 0.1। 100 नहीं लिखना, शिफ्ट सॉल्व इज इक्वल टू। अब ये हमारे पास क्या आ गया? क्या 0.5 किलोमीटर का कवर किया, मतलब आधा किलोमीटर। क्लियर? अब हर रोज 100 मीटर इंक्रीज होता जा रहा है। तो बताओ कि लास्ट डे पर कितने होंगे? तो फर्स्ट टर्म जो अभी फाइंड की प्लस n माइनस 1, 27 into d, and the answer is 3.2 किलोमीटर। सब बच्चों को क्लियर? क्लियर है सब बच्चों को? गुड। अच्छा यार यहाँ पे ना क्वेश्चन में ट्विस्ट ये आ सकता था कि आपको नंबर ऑफ डेज ना बताए जाते, ये समझ लें जैसे ये इस तरह लिखा हुआ है और आपसे कहा जाता कि भाई फैब के मंथ्स की लास्ट डेट पर जाकर उसने कितना डिस्टेंस कवर किया, तो ये आपने खुद डिसाइड करना था कि फैब में 28 डेज होती है। इसी तरह अगर यहाँ पे जनवरी होता तो आपने 31 कंसीडर करना था। इसी तरह यहाँ पे मार्च होता तो 31 कंसीडर करना था। अप्रैल होता तो आप 30 डेज कंसीडर करते। लेकिन अगर यहीं पे ट्विस्ट के लिए यहाँ पे 2008 कर देता तो फैब को 29 कंसीडर करना था लीप ईयर की वजह से। ओके, तो ये ट्विस्ट यहाँ पे क्वेश्चन में आ सकता है, तो उसके लिए आपकी आंखें खुली होनी चाहिए कि क्या कुछ लिखा हुआ है। डन? ये बहुत इजी सा क्वेश्चन है। कहता है ज्योमेट्रिक सीक्वेंस है ये आपके पास, तो बताओ x की वैल्यू क्या होगी? तो हमने पढ़ा हुआ है x अगर मिडल में है तो ये हमारे पास बेसिकली ज्योमेट्रिक मीन है किसका? 4 and 9, अपना एक्सटर्नल टर्म का ज्योमेट्रिक मीन। अब देखिए आंसर क्या आया मेरे पास? 6। अच्छा आप लोग इतने जज्बाती होती हो, आप जल्दी से जाके टिक कर देते हो 6 को। तो भाई 6 को टिक ना करना, जब भी अंडर रूट ओपन होता रहता है हमेशा प्लस माइनस के साइन के साथ। तो इसका सी ऑप्शन था। अक्सर बच्चे सिर्फ अपनी इस मिस्टेक की वजह से क्वेश्चन गलत कर देते हैं। देखिए भाई अगर मैं इसे लिखूंगा ना 4, 6 and 9, और मैं इसको अगर लिख दूंगा 4 - 6 and 9, दोनों ही ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। क्लियर? हाँ अगर यहाँ पे वो मुझे कह देता पॉजिटिव नंबर तो मैं सिर्फ 6 पे जाता, नेगेटिव नंबर मैं सिर्फ -6 पे जाता। गॉट इट? अगर ये ट्रैवलिंग सेवन होता तो फिर हम दोनों सेलेक्ट कर सकते थे। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, तो फिर मल्टीपल ऑप्शन तो नहीं बेटा, फिर ऐसी कुछ वो ना होती ना कि यहाँ पे चार्ली में सपोज 7, फिर भी मैं सी को ही टिक करता। हाँ अगर चार्ली में 7 यहाँ पे, तो फिर मैं इन दोनों को जाके टिक कर। ओके, मल्टीपल ऑप्शन टिक हो जाते हैं। नेक्स्ट
gardener has been given a task of digging an area of, अब बेटा ये टोटल एरिया आपके पास, मतलब सम टोटल इतना 800 स्क्वायर मीटर. It is expected that he will dig 10 square meter on the first day. फर्स्ट टर्म ए की वैल्यू, जहां पर ये सम की वैल्यू. ओके, फिर कहता है ऑन द फर्स्ट डे एंड ऑन ईच सक्सेसिव डे ही विल डिग 1.2 टाइम्स मोर. अब हमेशा याद रखिएगा बेटा, अगर क्वेश्चन में आ जाए डिविजिबल बाय समथिंग, मल्टीपल ऑफ समथिंग, इंक्रीज्ड बाय 10, डिक्रीज्ड बाय 50, हमेशा अरिथमेटिक प्रोग्रेशन. क्लियर? लेकिन जब ये इंक्रीज या डिक्रीज टाइम्स की सिचुएशन में हो या परसेंटेज की सिचुएशन में हो, हमेशा ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन. क्लियर? अब जब उसने कह दिया 1.2 टाइम, तो बेसिकली यही इसके आर की वैल्यू है. अगर यहीं पे कह देता 0.8 टाइम, 1 से नीचे है तो डिक्रीज होना है, 1 से ऊपर है तो उसने इंक्रीज होना है. यही आपके पास आर की वैल्यू होती है. यही अगर वो मुझे ये कह देता कि ही विल डिग 20% मोर देन ही डिग ऑन द प्रीवियस डे, तब भी ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन था. लेकिन तब आर की वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे? क्योंकि आप लोगों ने ये देखना है, अगर ग्रेटर है, मोर देन है, तो आपने 100 वैसे सपोज कर लेना है. अब अगर कहता है 20% मोर, तो बताएं 100 के ऊपर 20% मोर करें तो क्या वैल्यू बनेगी? 120 क्या परसेंट, परसेंटेज का साइन खत्म करो तो क्या बन जाएगा? यही इसके आर की वैल्यू बन जाए. आपसे कहा जाए कि 12% मोर, तो 1.12 आर की वैल्यू बन जाएगी. आपसे कहा जाए 8% मोर, 1.08, मतलब 1 में वो परसेंटेज ऐड कर देनी है, उसकी आर की वैल्यू बन जाएगी. आपसे कहा जाए 15% मोर, तो 1.15 आर की वैल्यू बन जाएगी. आई होप कि ये बात क्लियर है सब बच्चों. लेकिन यहां पे अगर डिक्रीज की बात आ जाती कि 10% डिक्रीज, तो 0.9 आर की वैल्यू है. 7% डिक्रीज 0.93 आर की वैल्यू बन जाएगी. 100 में से उतना लेस कर देना है, तो जो वैल्यू आए वो आपने 0 पॉइंट समथिंग के साथ लिख देंगे. 12% डिक्रीज, तो आर की वैल्यू क्या बनेगी? 0.8. डन. ये बातें आपने याद रख लें. तो यहाँ पर हमें आर की टाइम्स में हो तो जो टाइम्स होता है वही उसके आर की वैल्यू. अब देखें, कहता है देन द प्रीवियस डे फाइंड द नंबर ऑफ डेज द गार्डनर विल टेक टू कंप्लीट द टास्क. तो बेटा इसमें एन की वैल्यू हम लोगों ने फाइंड करनी है. फर्स्ट टर्म गिवन है हमारे पास और आर की वैल्यू गिवन. अब यहाँ पर सम का फार्मूला जो अप्लाई करना है, इसके लिए हमें सोचना पड़ेगा. हमने पढ़ा था कि अगर आर की वैल्यू ग्रेटर हो तो सम का फार्मूला कौन सा अप्लाई होता रहता है? सम. ये देखिए, सम इज इक्वल टू, फ्रैक्शन ऑन कर लिया करें, ए की वैल्यू 10 इंटू आर की वैल्यू ग्रेटर है तो आर पहले 1.2 रेज टू पावर एन नंबर ऑफ डेज, और वो तो है ही नहीं. यही तो फाइंड करने थे. और इसमें से माइनस कर देंगे 1 एंड डिवाइडेड बाय 1.2 माइनस 1. क्या ये बात सब बच्चों को क्लियर? तो ये क्या आ रहा है हमारे पास? 15.53. भाई 15 दिनों में नहीं कंप्लीट करने वाले, तो 16th डे पे चले गए हो. तो अगर यहाँ पे 15 होता तो आप उसको टिक ना करते, आप कौन से पर जाते? 16th डे स्टार्ट हो गया था वो. Got it? Next, a manufacturer produces 1200 units of a product in the first week. अब ये आपको क्या मिल गया? First, he wishes to plan his production and increase his production by, तो क्या AP या GP? GP. GP है तो R की वैल्यू क्या आएगी? बस इतना सा काम है. क्या हमने अपने टाइम को सेव करना है. फर्स्ट टर्म का पता चल गया, आर की वैल्यू का पता चल गया. कहता है टोटल आउटपुट ऑफ फर्स्ट 20 वे, तो जस्ट सम का फार्मूला आपने अप्लाई करना था और वो आपके पास आना है. फ्रैक्शन पहले ऑन करें, 1200 इंटू 1.05 रेज टू पावर 12 माइनस 1, तो यहाँ पर क्या है? ये फर्स्ट वीक है ना, तो फिर 20. अच्छा,
Okay. 20. And divided by 1.05 minus 1 is equal to 39679. Clear? Last है the sum of the infinite series. भाई बहुत सिंपल सी बात है, उसी टाइम मेरे माइंड ने क्लिक किया फर्स्ट टर्म, तो ये लो मैंने फर्स्ट टाइम उठा ली। सबसे पहले फ्रैक्शन, फर्स्ट टर्म क्या है 2, 1 माइनस आर। बच्चे यहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हैं, यार पता नहीं आर की वैल्यू क्या है। भाई कैलकुलेटर से पूछ ले। आर के लिए हमने क्या पढ़ा था कि फर्स्ट टर्म के अलावा कोई सी भी टर्म उठाना, उसको डिवाइड कर देना किसके साथ, उसकी प्रीवियस टर्म। भाई यही काम आपने यहाँ पे कर लेना है। अदरवाइज भाई आपको ये मुश्किल लग रहा होगा, लेकिन आपको ये तो मुश्किल नहीं लग रहा होगा ना। तो आर की वैल्यू 1/√2 है, और कैलकुलेटर पे जाके सिंपली यही करना था, 1/√2 इज इक्वल टू 4 + 2 √2। क्वेश्चन फॉर्म क्लियर? तो अलग से आर की वैल्यू फाइंड करने की जरूरत नहीं है, वहीं पे ही टर्म को आपस में डिवाइड कर दो, जो भी होगी कैलकुलेटर खुद जान लेगा। डन? Now we are going to discuss chapter number 4, linear programming. बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, 2 क्वेश्चन तक पूछ लेता है, 2-3 क्वेश्चन इवन। अच्छा बेटा यहाँ पर ना आपकी किस्मत पे डिपेंड करता है। मैं आपसे ये कहूँ ना कि भाई फाइनेंस बहुत इंपॉर्टेंट है और आपका पेपर उसमें से आएगा, तो मैं झूठ बोल। इवन कि जब मैं अपने बारे में ये बात कर रहा हूँ तो बाहर वाले लोग भी झूठ बोल रहे होंगे। आपके फ्यूचर के बारे में किसी को नहीं पता। हाँ, वो ये जरूर कह सकते हैं कि यार मैंने पेपर दिया था फाइनेंस कितना आया था, चैप्टर 4 कितना आया था और चैप्टर 10 कितना आया था। वो ये नहीं कह सकते कि जैसा मेरे साथ हुआ था वैसा तुम्हारे साथ होने वाला है, तो ऐसा नहीं है। क्लियर? बहुत अब आपकी किस्मत पे डिपेंड करता है। आपकी किस्मत अगर चमक रही हुई तो वही पेपर आएगा जो आपको आता है। हो सकता है अगर आप 5 चैप्टर छोड़ के भी चले जाओ और अल्लाह ताला की जात आप पे मेहरबान है, तो हो सकता है एक भी ना पाए। लेकिन अगर अल्लाह ताला की जात को कोई नाराज किया भाई साहब, और आप एक भी चैप्टर छोड़ के गए हैं, हो सकते हैं 10 क्वेश्चन उसी में से आ जाएं, तो बस हो जाती है। तो किसी को कुछ नहीं पता कि तुम्हारा पेपर कहाँ से कैसे क्यों बनने वाला है। आपसे न्यूमेरिकल पूछने वाला है, आपसे थ्योरेटिकल पूछने वाला है, कुछ नहीं पता। आपके पास थ्योरी ज्यादा है, आपके पास थ्योरी आई ही नहीं, ये उसी दिन पता चलेगा जब आप पेपर देकर बाहर आएंगे। उससे पहले अगर कोई आपसे ये कहता है ये चैप्टर इंपॉर्टेंट है और ये नहीं है, तो वो झूठ बोल रहा है। और अगर आप उस पर ट्रस्ट कर लेते हैं तो आप अपने आप को धोखा दे रहे हैं कि आप अपने आप को बहुत बड़े रिस्क में छोड़ के जा रहे हैं। तो आपने ऐसा नहीं कर। जब एक टीचर ऐसी बात कर रहा है तो बाकी स्टूडेंट्स की इतनी औकात नहीं है कि वो तुम्हें गाइड करे। इवन क्या मुझे भी नहीं पता कि तुम्हारा पेपर कैसा आने वाला है, इससे बड़ी गारंटी मैं नहीं दे सकता। हाँ, अगर कोई आपके पास पीर कामिल मौजूद हैं जिनसे आपने शू 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 करवाना है, तो पेपर से पहले जरूर करवा लेना। और अगर उनकी शू 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 में दम होता तो आई कैप के सदर बन के बैठे होते। ओके, चलो लीनियर प्रोग्रामिंग। बेटा यहाँ पर ना मसला ये नहीं है कि लीनियर प्रोग्रामिंग को सॉल्व कैसे किया। हम लोग एक ही क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं और सारा लीनियर प्रोग्रामिंग उसमें खत्म हो जाता है। और इतना सा होता है लीनियर प्रोग्राम, और उसमें सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे जो आपसे ICAM में पूछे जाते हैं। और मैं आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूं अपने नोट में से क्वेश्चन नंबर 5। और जब मैं ये क्वेश्चन आपके साथ डिस्कस कर रहा हूं, इट मीन्स दैट पूरा चैप्टर डिस्कस करने जा रहा हूं आप लोगों से। तो ऊपर वाले 4 क्वेश्चन आप लोगों ने खुद सॉल्व कर लेने हैं। अब इश्यूज बहुत से आ सकते हैं कि बच्चों को कॉन्स्ट्रेंट्स बनाना ही नहीं आता है कि कॉन्स्ट्रेंट्स हम लोग कैसे बनाएं। कॉन्स्ट्रेंट्स बनाना भाई कोई मसले वाली बात नहीं है। बच्चा देखता है क्वेश्चन, हो इतना लेंथी क्वेश्चन, और उसकी कांपे टांग जाती हैं, तो उसकी कांपने दो। हाँ जी, आप लोगों ने अपनी टांगे संभाल के रखनी है कि ये ना कांप जाए। क्लियर? तो आप लोगों ने जरा कॉन्फिडेंस के साथ बैठना है, भाई हो जाएगा, कोई मसले वाली बात नहीं है। और जितना लेंथी क्वेश्चन होता है ना उतना ही इजी होता है। और इवन के एक आधी लाइन का क्वेश्चन
आपको आपकी औकात याद दिला देता है। और ये वाले क्वेश्चन फिर भी हो जाती हैं। ये बेचारे कह रहे होते हैं यार तू एक बार तो पढ़ता तो सही, एक स्टोरी मैंने लिखी हुई थी और क्वेश्चन ने सॉल्व हो जाना था। अब ऐसा क्या है कि ऐसा आइडिया जब भी मतलब इस किस्म का क्वेश्चन आए तो मोस्टली लीनियर प्रोग्रामिंग होता है। बहुत कम ऐसे चांसेस हैं कि फुल क्वेश्चन आपसे जाके सॉल्व करवाए, बहुत कम चांसेस हैं कि फुल क्वेश्चन जाके सॉल्व। वो क्या होता है कि इसमें से कुछ ना कुछ पार्ट्स आपसे पूछता जाता है। जैसे कि सबसे पहला क्वेश्चन कहता है कि मुझे सिर्फ कॉन्स्टेंट एंड ऑब्जेक्टिव फंक्शन बनाकर दे दो। फिर क्या है कि ग्राफ में से कुछ ना कुछ पूछ लेता है, फिजिबल रीजन के बारे में आपसे पूछ लेता है, फिजिबल पॉइंट्स के बारे में आपसे पूछ लेता है कि ये है या नहीं है। अब हमने क्या करना है, सबसे पहली बात जो अपने आप को आपने समझानी है वो ये है कि लीनियर प्रोग्रामिंग में किसी किस्म का ऑल्टरनेटिव मेथड अप्लाई नहीं होता। ये बात आज लिख लो। अगर बाय चांस कोई क्वेश्चन करते हुए आपने ऑल्टरनेटिव मेथड अप्लाई किया और वही करेक्ट आंसर था, इट डजंट मीन दैट कि हर क्वेश्चन पे वो अप्लाई हो जाता है, ऐसा नहीं होता। और हो सकता है कि वो उसका फिजिबल पॉइंट ही ना हो, जबकि लीनियर प्रोग्रामिंग कहता है कि पॉइंट उठाना ही फिजिबल पॉइंट्स में से है। हो सकता है प्रॉफिट मैक्सिमम उससे ऊपर वाली वैल्यूज पे आता हो, लेकिन मेरे पास वो फिजिबल रीजन के पॉइंट्स ही ना बन रहे हो, तो मैंने ऐसे मैक्सिमम प्रॉफिट का क्या करना है। आपको कंफ्यूज करने के लिए ऐसे पॉइंट्स दिए जा सकते हैं। तो आप लोगों ने कभी भी ऑल्टरनेटिव मेथड पर नहीं जाना, अदरवाइज वो 2 मार्क्स रिस्क पे चले जाने और हमेशा गलत होने। इसीलिए क्वेश्चन को सुकून से करना। जैसे लीनियर प्रोग्रामिंग में हम लोग जाते हैं तो बेटा इसमें रिस्ट्रिक्शंस होती हैं, इसमें कॉन्स्ट्रेंट्स मौजूद होते रहते हैं। आपने सबसे पहला काम उन रिस्ट्रिक्शंस को आइडेंटिफाई करना है। रिस्ट्रिक्शंस किसके ऊपर है? जैसे ही हम लोग एक मरतबा क्वेश्चन को तसल्ली से पढ़ा कर उसके बाद आप लोगों ने जाके उसके सोल्यूशन की तरफ मूव करना है। अब देखें, अगर इस क्वेश्चन को पढ़ें तो कहते हैं फैक्ट्री प्रोड्यूसेस ट्रांसफार्मर्स एंड स्विच गेट्स, the production is carried out in 2 department A and B. The machine in department A can work up to 6 hours per day, whereas those in department B can work up to 10 hours per day. A transformer requires 4 hours in department A, 5 hours in department B. Switchgear requires 2 hours in department A and 5 hours in department B. The profit margin on a transformer is and on switchgears is how many machine hours remain idle during the month, giving 20 working days in each department at to maximize the level of। अब अगर आपने लीनियर प्रोग्रामिंग ठीक से समझे हो ना तो ये क्वेश्चन कहीं भी नहीं जाने वाला, ये इजीली सॉल्व हो सकता है। अब देखें, सबसे पहले आप लोगों ने अपने ऑब्जेक्टिव को देखना है। भाई मेरा ऑब्जेक्टिव क्या है? मेरा ऑब्जेक्टिव प्रॉफिट की मैक्सिमाइजेशन। एम आई राइट? तो आपके पास ये जो प्रॉफिट्स के बारे में इंफॉर्मेशन गिवन थी, ये आपका ऑब्जेक्टिव फंक्शन। इसी तरह कॉस्ट की मिनिमाइजेशन होता तो कॉस्ट के बारे में जो इंफॉर्मेशन होती वो आपका ऑब्जेक्टिव फंक्शन था। इसी तरह अगर आउटपुट की मैक्सिमाइजेशन होती तो पर मशीन कितनी कितनी आउटपुट प्रोड्यूस हो रही है वो आपका ऑब्जेक्टिव फंक्शन बन। ये बात क्लियर? तो हम लोग इसे लिख देंगे P इज इक्वल टू, अब क्या कहता है कि कहते हैं ट्रांसफार्मर पे 5000 का प्रॉफिट है, मतलब एक ट्रांसफार्मर पे, ऐसा ही है ना? तो मैं लिखूंगा 5000, लेकिन हमारे पास कितने ट्रांसफार्मर हैं पता नहीं है, तो एक्सपोज कर लेंगे तो टोटल ट्रांसफार्मर के ऊपर प्रॉफिट आ जाएगा 5000 प्लस, और अगर यहाँ पे लॉस होता तो नेगेटिव साइन, प्लस प्रॉफिट्स हैं तो पॉजिटिव साइन के साथ लिखें 6000, और स्विच गियर्स एक के ऊपर 6000 का प्रॉफिट है, हमारे पास कितने हैं पता नहीं, तो हम लोग दोबारा एक्स नहीं सपोज करेंगे क्योंकि वह पहले आ चुके हैं। अब इनको क्या सपोज कर लेंगे? ये बात क्लियर? ये ऑब्जेक्टिव फंक्शन बन गया। फिर आप लोगों ने देखना है रिस्ट्रिक्शंस को।
भाई रिस्ट्रिक्शन क्या ट्रांसफार्मर के बनाने पर है या डिपार्टमेंट्स के काम करने पर है? डिपार्टमेंट्स के काम करने पर है। अब इन्होंने आपके पास आके कंस्ट्रेंट्स बनना है, तो आपने लिमिटेशंस को आइडेंटिफाई किया। डिपार्टमेंट ए की लिमिटेशंस कितनी है और डिपार्टमेंट बी के लिए, और ये जो लिमिटेशंस होती हैं ये आप लोगों ने लिख देनी होती है यहां कुछ इस तरह। लेकिन इस क्वेश्चन में ऐसा नहीं आता। अब इस क्वेश्चन में क्या ट्विस्ट था, या उसने आपको बताया कि यार 6 आवर्स तो एक दिन के लिए है, जबकि मैंने प्रॉफिट को मैक्सिमाइज किसके लिए करना था? फॉर द मंथ। अब अगर मंथ में ये वर्किंग डेज गिवन ना होते तो मैं मल्टीप्लाइड बाय 30 करता। मुझे मंथ्स का पता होता कि कौन सा है, मैं उसके नंबर ऑफ डेज को देखता। क्लियर? लेकिन उसने क्या दिया है कि भाई इस मंथ में जिसकी मैं आपसे बात कर रहा हूं उसमें हम लोगों ने 20 डेज काम किया है, तो आपके पास अवेलेबल और भी 20 डेज के मुताबिक, तो आपके पास बेसिकली 6 आवर्स नहीं है। आपके पास डिपार्टमेंट ए के पास कितने आवर्स होंगे फिर? 6 मल्टीप्लाइड बाय 20 कितने? 120। इसके पास मैक्सिमम आवर्स टू वर्क। ये बात क्लियर? इसी तरह से आपने 10 मल्टीप्लाइड बाय 20, तो यहां पर आपके पास आ जाएगा। ये बात क्लियर है सब बताऊं? और ये आपने बेसिकली डिपार्टमेंट से लिखे, डिपार्टमेंट ए एंड डिपार्टमेंट बी। ये थोड़ा सा गैप देकर आपने इनकी लिमिटेशंस को लिखने हैं। अब आपने ये देखना है कि लिमिटेशंस के साथ मैं साइन कौन सा यूज करूं। देखो उसने लिमिटेशंस बताई हैं। अब तो से क्या मुराद होता है भाई? 7 आवर्स भी काम कर लो? नहीं, 6 तक कर सकते हो, 6 से ज्यादा नहीं कर सकते। तो ऐसा नहीं है जैसे ये मैक्सिमम लिमिट है, तो बेटा मैक्सिमम लिमिट है तो आप इससे ज्यादा नहीं जा सकते। तो इसके लिए जब मैक्सिमम लिमिट गिवन हो तो साइन यूज होता है लेस देन इक्वल टू का। क्लियर? अब दोनों के साथ यही था, तो दोनों के साथ लेस देन इक्वल टू का साइन यूज हो जाएगा। ये बात क्लियर? अच्छा, उसके बाद आपका क्वेश्चन सॉल्व हो चुका। आपने जहां पे ट्रांसफार्मर लिखना है, यहाँ पे स्विच गियर्स लिखने हैं, और अब क्वेश्चन को यहां से पढ़ना शुरू कर देना है। कहता है ट्रांसफार्मर, तो आप यहां पे ट्रांसफार्मर के पास आ गए। रिक्वायर्स 4 आवर्स इन डिपार्टमेंट ए, ट्रांसफार्मर एंड डिपार्टमेंट ए, हमने यहाँ पे 4 लिख दिया। क्लियर? अब सिर्फ इस टेबल को ना कंप्लीट करना है आपने। उसके बाद देखो कहता है 5 आवर्स इन डिपार्टमेंट बी। कौन? तो भाई मैं यहां पे लिख दूं 5 आवर्स? नहीं, ये गलत हो जाएगा, मीनिंग चेंज हो रहे हैं। मैं ये 5 कहां पे जाके लिखूंगा? यहां पर ट्रांसफार्मर्स के लिए डिपार्टमेंट बी के पास 5 आवर्स। फिर आए हम लोग स्विच गेट रिक्वायर्स 2 आवर्स इन डिपार्टमेंट ए, स्विच गेट्स डिपार्टमेंट ए 2 आवर्स, और 5 आवर्स इन डिपार्टमेंट बी। ये बात क्लियर? बस आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया। फर्स्ट कॉलम के साथ आपने एक्स लगा देना है, सेकंड कॉलम के साथ आपने, और दोनों के दरमियान में हमेशा कॉन्स्टेंट्स बन गए। ओके, अब क्या है, ये चीज सिर्फ मेरी हेल्प कर रही थी, इसको थैंक यू बोलना है और इधर से उड़ा देना है। ये कॉन्स्टेंट्स आ गए आप लोगों के पास, और साथ में ट्रांसफार्मर स्विच केस नेगेटिव भी बन सकते हैं। मैं कह दूं भाई 5 - 5 ट्रांसफार्मर बनाओ, जो बना देगा, तो उसे रोको कि नंबर ऑफ यूनिट्स नेगेटिव नहीं हो सकते, और जब तक आप ये कंडीशन ना बताओ आपका क्वेश्चन ठीक नहीं होने वाला। उसे बताओ कि ट्रांसफार्मर हो चाहे स्विच गेयर्स हो, हमेशा 0 से ग्रेटर होने, मतलब पॉजिटिव। इसी वजह से हम लोग फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर रहते हैं कि नंबर ऑफ यूनिट्स कभी भी नेगेटिव में नहीं जाते रहते। ये बात क्लियर हो गई तब बताऊंगा। अब अगर आपके पास वो पूछ ले कि भाई इसके कॉन्स्टेंट्स कौन से हैं, अक्सर ऐसा होता रहता है, एक ऑप्शन होता है जिसमें सिर्फ ये गिवन है, और दूसरा ऑप्शन है
जिसमें साथ में ये भी गिवन। तो बेटा आपने इस कंडीशन के साथ वाले को टिक करना है, चाहे उसके ऊपर वाला सारे ठीक क्यों ना, सिर्फ कंडीशन के बगैर वाले ऑप्शन को टिक नहीं कर, तो कंडीशन के साथ वाले को टिक करना है। ये बात क्लियर होगी सब बच्चों को? अच्छा अब देखें, अगर वो आगे यहां से चला जाए, अब आपने बनाना है इसके लिए ग्राफ। ये आपके पास एक्स एक्सिस और ये, अच्छा अब सुने मेरी बात भाई, आपने उठानी है कांस्टेंट। ऑब्जेक्टिव फंक्शन से अभी कहो कि भाई वेट करो, तुम्हारा काम सबसे लास्ट में है। आप लोगों ने यहां से बनाना है ग्राफ। ग्राफ बनाने के लिए आपके पास कांस्टेंट, पहला कांस्टेंट हर, और ये कांस्टेंट स्ट्रेट लाइन के फॉर्म में है। तो बेटा हर स्ट्रेट लाइन से ग्राफ बनाने के लिए आपके पास मिनिमम 2 कोऑर्डिनेट्स होने चाहिए, पॉइंट्स होने चाहिए। वो पॉइंट्स वैसे तो कुछ भी हो सकते हैं, लेकिन आपने यहां पर एक्स इंटरसेप्ट एंड वाई इंटरसेप्ट फाइंड करने, उसके अलावा कुछ भी नहीं। अब क्या करना है, एक्स इंटरसेप्ट के लिए वाई को 0 पुट करो, तो ये सारे का सारा 0, और एक्स की वैल्यू पूछो, तो 120 डिवाइडेड बाय 4 इज इक्वल टू, तो आपके पास पहला पॉइंट क्या आ जाएगा, और ये एक्स इंटरसेप्ट था, आपने पहला पॉइंट आइडेंटिफाई कर। फिर आपने सेकंड पॉइंट पे जाना है जिसमें आपने एक्स को 0 पुट करना है, तो एक्स को 0 पुट किया और वाई की वैल्यू पूछी। ये देखें ये 2 पॉइंट्स मुझे मिल गए। हर कांस्टेंट के साथ आपने यही काम करना है। अब बताएं मुझे नेक्स्ट के लिए मैं क्या लिखूं, अगर मैं y को 0 करूं तो x की वैल्यू आ जाएगी, तो पॉइंट क्या बन जाएगा 40 एंड 0, और अगर मैं x को 0 करूं तो y की वैल्यू, और पॉइंट बन जाएगा 0 एंड 40। और ये जो कंडीशन है ये कह रही है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में रहो, तो देखो मैंने कार्टेशियन प्लेन का सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट ही उठाया। अब भाई आपके ग्राफ पे आपका क्वेश्चन डिपेंड कर रहा होता है, इस वजह से स्केलिंग बहुत अच्छी करो। अक्सर स्टूडेंट पता है क्या करते हैं, जब यहाँ पे स्केलिंग करने लगते हैं ना 2 4 6 8 10 20 वगैरह वगैरह वगैरह, यहाँ पे आते हैं 2 4 6 8 10 20, सारे ग्राफ की ऐसी की तैसी होगी, क्वेश्चन नहीं ठीक होने वाला, तुम लोग सारा क्वेश्चन गलत हो जाए। भाई ग्राफ नहीं तो तुम्हें आगे पहुंचाना है, उसके पॉइंट्स नहीं तो थोड़े से भी पॉइंट्स इधर उधर हो गए ना तो सारा क्वेश्चन गलत है। इस वजह से इस टॉपिक में ज्यादा केयरफुल रहना। अब यहाँ पे देखें भाई, अगर ये 2 होना तब भी इतना कोई मसला नहीं होता, लेकिन ये कांस्टेंट 3 4 हो बहुत ज्यादा मसला हो जाता है फिर। अब क्या करना है, मेरा फर्स्ट पॉइंट 30 एंड 0, ये देखो भाई 30 मुझे यहाँ पे कहीं मिलेगा, नेक्स्ट 0 एंड 16, ये मुझे 60 इधर आके कहीं मिलेगा। तो आपने इसका एक ग्राफ बना लिया, राइट, और लाइन सीधी ही होनी चाहिए। और इसके साथ ना फौरन लिख लिया करो कि यार ये लाइन 1 इक्वेशन 1 का ग्राफ है। 3 4 हो तो बाद में ये चीजें बड़े काम आती हैं, यहां पर आपने लिख देना है कि ये लाइन 1 का ग्राफ है, क्योंकि बाद में जब मिक्स होते हैं हमें नहीं पता चलता ये ग्राफ पता नहीं कौन सा था। सेकंड लाइन पे गए 40, तो 60 से तो नीचे ही है ना, यहां पे और यहां पे, तो ये ग्राफ बन जाए, और ये आपके पास लाइन 2 का। क्या ग्राफ क्लियर है? अच्छा उसके बाद आपने ना फिजिबल रीजन को आइडेंटिफाई करना, फिजिबल रीजन को आइडेंटिफाई करना है। फिजिबल रीजन के लिए बेटा, फिजिबल रीजन 2 तरह के होते हैं, बाउंडेड एंड अनबाउंडेड फिजिबल रीजन। अब मैं इसमें ना इसके थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट भी आप लोगों को बता रहा हूं। अब क्या होगा, बाउंडेड वो जो बेटा बाउंड्रीज में मौजूद है, मतलब कहीं से उसे निकलने का कोई रास्ता नहीं मिलता। मैं अगर मेरे पास फिजिबल रीजन बन जाए ये या ये, तो ये बाउंडेड है, लेकिन अगर मेरे पास फिजिबल रीजन बन जाए ये, तो ये अनबाउंडेड फिजिबल रीजन। क्लियर?
अगर आपके पास, देखिए बात सुने, थ्योरेटिकल क्वेश्चन, अगर आपके पास बेटा बाउंडेड फिजिबल रीजन है, आप इसकी किसी भी ऑब्जेक्टिव फंक्शन की मिनिमम वैल्यू भी फाइंड कर सकते हैं और मैक्सिमम वैल्यू भी फाइंड कर सकते हैं। और अगर आपके पास अनबाउंडेड फिजिबल रीजन है तो आप उसकी सिर्फ और सिर्फ मिनिमम वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, आप उसकी मैक्सिमम वैल्यू फाइंड नहीं। तो अनबाउंडेड फिजिबल रीजन मोस्टली कॉस्ट ऑब्जेक्टिव के ऊपर होता है। जब कॉस्ट ऑब्जेक्टिव होना आपका कि कॉस्ट को मिनिमाइज करना है, तब अनबाउंडेड बनता है। प्रॉफिट की सिचुएशन में बहुत कम, क्योंकि प्रॉफिट मैक्सिमाइज मैंने करना होता है, मुझे उसने वैल्यू बतानी ही नहीं है। क्लियर? ये बात क्लियर है सब बच्चों को? वैसे क्वेश्चन में जैसा आ जाए आपने तो वैसे ही करना है, चाहे इसके साथ मैं दोनों के साथ ग्रेटर देन इक्वल टू कर दूं, लाजिम बात है मैंने ऊपर चले जाना है अनबाउंडेड, फिर इनके मुताबिक देखूंगा जहां पे मैक्सिमम होगा मैं उसको टिक कर, ओके। लेकिन थ्योरेटिकली कुछ ऐसा है। अब बेटा अगर साइन है ग्रेटर देन का तो आपने ओरिजिन से दूर भागना है, और अगर साइन है लेस देन इक्वल टू का तो आपने ओरिजिन की तरफ आना है। दोनों के साथ आपके तमाम कॉन्स्टेंट्स के साथ लेस देन का साइन हो तो पॉइंट ऑफ ओरिजिन के बिल्कुल साथ वाला जो एरिया होता है यही फिजिबल रीजन बन जाता है आपका, राइट। और अगर ग्रेटर देन का साइन हो तो बिल्कुल दूर वाला जो आपके पास एरिया होगा यही आपका फिजिबल रीजन बन जाता है। एक लेस देन और एक ग्रेटर देन, तो इन दोनों में से किसी एक ने आके बनना है। बात क्लियर है सब बच्चों को? अच्छा, अब इस सिचुएशन में हमारे पास पॉइंट ऑफ ओरिजिन के साथ अब हमने क्या करना है, इसमें से ये फिजिबल रीजन है और ये बाउंडेड है, आपने इसके कॉर्नर पॉइंट्स को आइडेंटिफाई करना है। तो इसके कॉर्नर पॉइंट्स कौन कौन से आ रही हैं? भाई किसी भी क्वेश्चन में फिजिबल रीजन के कॉर्नर पॉइंट्स कुछ भी हो सकते हैं। इसके लिए हम ये नहीं कह सकते 3, 4, 5, 6, डिपेंड करता है सिचुएशन के ऊपर, कुछ भी हो सकते हैं। अब जब हमने इनको आइडेंटिफाई कर लिया, बेटा पॉइंट ऑफ ओरिजिन कॉर्नर पॉइंट जरूर है लेकिन ये आपका सोल्यूशन नहीं। चाहे कॉस्ट हो, कॉस्ट की मिनिमाइजेशन, तो आप उसे ये नहीं कर सकते कि भाई साहब तकल्लुफ क्यों करते हैं, घर में बैठे कुछ ना खरीदें कोई कॉस्ट नहीं आएगी। तो आपने उसको ये नहीं कहना। क्या आप उसे ये कहें कि भाई प्रोडक्शन ही ना करो, ना ट्रांसफार्मर बनाओ, ना स्विच गेयर बनाओ, तुम्हारी कोई कॉस्ट नहीं आएगी, तो वो आपसे कहेगा कि जब मैंने बिजनेस ही नहीं करना तो तुम मेरे अकाउंटेंट क्यों हो, तुम भी कोई और बिजनेस देखो। तो आपने उससे प्रोडक्शन करवानी है ताकि आपकी जॉब चलती रहे। क्लियर? तो आपने पॉइंट ऑफ ओरिजिन को, चाहे ये कॉर्नर पॉइंट क्यों ना बन रहा हो, इसको सोल्यूशन नहीं बना। अब आपने बाकी पॉइंट्स को आइडेंटिफाई कर लेना है, पॉइंट ए, पॉइंट बी एंड, अच्छा नाम कुछ भी रख लेना। अब जब यहां पे पहुंचे पॉइंट ए के पास, भाई अगर एक्स एक्सिस के ऊपर है पॉइंट या वाई एक्सिस, इसको आइडेंटिफाई करना बहुत इजी होता है। मैं इजीली बता सकता हूं यार ये वाई एक्सिस पर है तो एक्स की वैल्यू 0 है और वाई की वैल्यू 40 है। मैं अगर पॉइंट बी की बात करूं तो ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू लाइंस है, तो मैं जाके इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड करूंगा इन दोनों लाइंस का। तो इन दोनों लाइंस का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन देखें क्या आता है, 20/20, पक्की बात है। और पॉइंट सी एक्स एक्सिस के ऊपर है तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, अब आपने बुला लेना है अपने प्रॉफिट फंक्शन कि भाई आ जाओ आप तुम्हारा काम स्टार्ट। अच्छा, ये जो पॉइंट्स हम लोगों ने अपने फिजिबल रीजन से लिए हैं इन्हें कहा जाता है फिजिबल पॉइंट्स, इन्हें कहा जाता है फिजिबल पॉइंट। तो फिजिबल पॉइंट्स, नंबर ऑफ फिजिबल पॉइंट इनफाइनाइट होते हैं, खास तौर पर उस टाइम जब अनबाउंडेड फिजिबल रीजन। क्लियर? क्लियर? अच्छा, अब प्रॉफिट फंक्शन में पुट किया 40 × 6 240,000, मैंने डायरेक्ट वैल्यू को पुट कर दिया है। 40 मल्टीप्लाइड बाय 6,000 240,000। जब इनको पुट किया तो यहां से 100,000 220,000
और जब इसको पुट किया 150,000, तो आप लोग देखिए आपको मैक्सिमम प्रॉफिट कौन सी वैल्यू पर मिल रहा है। अगर प्रॉफिट की वैल्यू पूछे तो 240, अगर आपसे वो सॉल्यूशन पूछे तो आपने बताना है कि भाई आप ट्रांसफार्मर ना बनाएं, सिर्फ और सिर्फ स्विच गियर बनाएं और 40 स्विच गियर बना दो, आपका प्रॉफिट मैक्सिमम। अगर आप ट्रांसफार्मर बनाते हो, हमने यहाँ पे ना रिसोर्सेज की बेस्ट यूटिलाइजेशन देखनी होती है। हालांकि मुझे प्रॉफिट मिल रहा है ट्रांसफार्मर पर भी, लेकिन अगर मैं सिर्फ स्विच गेज बनाता हूं तो मेरा प्रॉफिट मैक्सिमम है। मैं अगर साथ में ट्रांसफार्मर भी बना दूं, स्विच गेज भी आधे बना दूं, 220 का मेरा प्रॉफिट है। क्लियर? उसने आपसे ऐसी कोई बात नहीं पूछी। क्या पूछा गया है? कहता है हाउ मैनी मशीन आवर्स रिमेन। अब आपने जाना है डिपार्टमेंट ए के पास। डिपार्टमेंट ए से कहना है मिस्टर डिपार्टमेंट ए, तुमने ट्रांसफार्मर कुछ भी नहीं बनाने और तुमने सारे के सारे स्विच गेट बना देने हैं, तो तुम्हें कितने घंटे चाहिए? 80। तो टोटल डिपार्टमेंट है 80 आवर्स काम करने का। क्या आपको ये बात समझ आई? आपने इस पॉइंट को कॉन्स्ट्रेंट्स में जाके पुट कर देना है एक्स एंड वाई। तो इसने टोटल 80 आवर्स काम करना है, जबकि इसके पास अवेलेबल कितने थे? 120। 40 घंटे इसके पास अभी मौजूद हैं कि ये काम कर सकता है, लेकिन इसने काम क्यों नहीं किया? डिपार्टमेंट बी से पूछो। डिपार्टमेंट बी से कहा कि यार तुम कुछ भी ट्रांसफार्मर ना बनाओ, तुम सारे के सारे स्विच गेयर्स बना दो। देखो कितने घंटे पूरे हो गए इसके आवर। इसके बाद लिमिट कितनी थी? क्या इससे ज्यादा काम कर सकता है? डिपार्टमेंट इसी वजह से रुक गया था। उसने कहा कि अगर मैं सपोज 40 घंटे काम करता भी हूं, मैं अपनी फुल प्रोडक्शन एफिशिएंसी लेवल पे भी चला जाऊं, क्या डिपार्टमेंट बी उसको कवर कर पाएगा? हमने कहा नहीं भाई नहीं, जाय हो जाएंगे सारे। डिपार्टमेंट बी के पास काम, तो डिपार्टमेंट ए सुकून से बैठा है 40। क्लियर? तो हम लोगों ने क्या कहेंगे? 40 आवर्स इन डिपार्टमेंट ए एंड नो आइडल आवर्स इन डिपार्टमेंट बी। ये था बेटा लीनियर प्रोग्राम। कोई इशू? सर वो जो क्वेश्चन में दो साइन यूज हुए, जनरेटर और फॉर्मर का, तो क्वेश्चन में सिंपली कब पता चलेगा कि जनरेटर का यूज करें फॉर्मर का, उसमें डाउट। लिमिटेशन, आपने बेटा लिमिटेशंस को देखना है कि लिमिटेशंस क्या है, मैक्सिमम वैल्यू पर है या मिनिमम वैल्यू पर है। अगर आपको मैक्सिमम लिमिट बताए, मतलब मैं आपसे कहूं कि बेटा हालात खराब हैं, आपकी पॉकेट में मैक्सिमम 1000 होना चाहिए, मैं क्या आपसे कहना चाह रहा हूं? 2000 भी लेकर आ जाओ, नहीं 1500 चलो लेकर आ जाओ, तो कौन सा साइन? मैं आपसे कह रहा हूं 1000 से कम रहो, लेस देन इक्वल टू। तुम 1000 भी रख लो तो कोई फर्क नहीं है, अदरवाइज तुम्हारे पास 800, 900, 500, 600 ये अमाउंट होने का। क्लियर? लेकिन साथ में मैंने आपसे ये कह दिया कि बेटा आपके पास कम से कम 500 होना चाहिए। अब क्या मतलब है इसका? कम 500 से कम भी ना हो कि भाई पेट्रोल एक तो बहुत महंगा है, बाइक पे आते हो पेट्रोल कहीं खत्म हो जाए, बाइक का पंक्चर लग जाए, तो तुम्हारी पॉकेट में इतना पैसे हो कि तुम घर चले जाओ। क्लियर? ग्रेटर देन इक्वल टू का साइन यूज। ओके, जहां पर आपको मिनिमम लिमिट बताएगा ना, तो वहां पर आपने ग्रेटर देन इक्वल टू का साइन, और जहां पर वो आपसे कहेगा मैक्सिमम इतने रहो, वहां पे लेस देन इक्वल टू का साइन। ओके जी? अगर ये 40 वाला क्या 40 और ये बेटा ये वाला पॉइंट जाके डिपार्टमेंट ए के कंस्ट्रेंट में पुट कर दिया, तो देखो कितने घंटे काम हो रहा है, थे कितने उसके बाद, तो 40 आवर्स रिमेन। क्लियर जी? आपका कोई और क्वेश्चन? जी बेटा इसके साथ सिर्फ क्या होगा, ग्रेटर देन इक्वल टू का साइन लगा हुआ होगा बस, तो वो फिर ऊपर वाला सारा एरिया आ जाएगा इसमें, अनबाउंडेड फिजिबल रीजन। कांस्टेंट नहीं दिया गया हो तो फिर भी तो अनबाउंडेड हो सकता है। हाँ
ये तो कंडीशन है कि आपने रहना ही फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, तो बाउंडेड अनबाउंडेड फर्स्ट क्वाड्रेंट में बन सकता है हमारे पास। हो सकता है जैसा कि यहाँ पर किसको लेस और किसको ग्रेटर करूं, नीचे वाले को ग्रेटर कर दें, ये ले। अब देखिए भाई लाइन 1 इसने नीचे की तरफ रहना है, ये देखें इसका जो फिजिबल रीजन है ना वो ये है, मतलब वो आपसे कह रहे हैं कि इधर, लेकिन लाइन 2 ने कहा ग्रेटर देन, अब लाइन 2 आपसे कह रही है ये वाला एरिया, ओके, तो ये वाला जो एरिया है ना ये फिजिबल रीजन बन जाएगा। क्लियर? अच्छा, इसी के साथ बेटा एक क्वेश्चन आता रहता है रिडंडेंट कॉन्स्ट्रेंट। अच्छा, ये हर क्वेश्चन में नहीं होता रिडंडेंट कॉन्स्ट्रेंट, अलग से कभी कभी आपसे पूछ लेता है कि भाई इनमें से रिडंडेंट कॉन्स्ट्रेंट कौन सा है, जैसा कि क्वेश्चन नंबर 2। तुक्का नहीं लगाना, क्वेश्चन को सॉल्व कर। रिडंडेंट कॉन्स्टेंट कौन सा होता है? ऐसा कॉन्स्टेंट जो आपकी डिसीजन मेकिंग को इफेक्ट ना करे, मतलब ऐसा कॉन्स्टेंट जो आपके फिजिबल रीजन को टच ना करे, वो रिडंडेंट कॉन्स्टेंट है। अब क्या, आप जब इधर आए बेटा, ये जो दोनों गिवन है, ये दोनों तो आपके पास सिर्फ ये कंडीशंस हैं कि भाई फर्स्ट क्वाड्रेंट में रहो। हम फर्स्ट के लिए आए, अगर मैं इसके लिए देखूं फर्स्ट के लिए x को 0 करूं तो y की वैल्यू 3, तो ये देखो ये 3, और अगर मैं y को 0 करूं तो x की वैल्यू 9/4 मतलब 2.25 समझ लें यहां पे आ गई। और ये अब देखिए इसके साथ कौन सा साइन यूज हो रहा है, लेस देन। दूसरे के पास गए तो x y को 0 पुट करूं तो x की वैल्यू, तो देखिए इससे पहले आएगा क्योंकि ये 2.25 है, ये यहां पे कहीं आएगा। और अगर यहाँ पे y को 0 पुट करूंगा तो x की वैल्यू, सॉरी x को 0 पुट किया तो अब y की वैल्यू क्या आ जाएगी 4/6 मतलब 0.67, तो ये यहाँ पे कहीं होगी, तो इसके लिए ये ग्राफ बन जाएगा। दोनों के साथ लेस देन इक्वल टू का साइन है क्या? अब दोनों के साथ लेस देन इक्वल टू का साइन है, तो फिजिबल रीजन कौन से वाला बनेगा? ये। अब मुझे बताओ कि अगर मैं इस ग्राफ को रहने दूं या इसको यहां से एलिमिनेट कर दूं, क्या मेरे फिजिबल रीजन पे कोई फर्क पड़ा? ये ऊपर वाला रिडंडेंट कॉन्स्टेंट और ये लाइन 1 का ग्राफ था, ये वाला रिडंडेंट। क्लियर? अच्छा बेटा, बाकी ये लीनियर प्रोग्रामिंग के क्वेश्चंस आप लोगों ने सॉल्व कर लेने और इंशाल्लाह आप लोग कर लेंगे इसीलिए। ये जो आपने पहले 3 पॉइंट इसी तरह मतलब ठीक दिए, पहले 3 पॉइंट ठीक दिए गए और जो अच्छा बेटा, आई होप के रिडंडेंट कॉन्स्टेंट्स वगैरह समझ आ गया, लीनियर प्रोग्रामिंग भी। अच्छा, मैंने आपसे कहा कि बेटा ये जो ए बी एंड सी है आपके पास, ये आपके पास फिजिबल पॉइंट्स हैं, लेकिन इन फिजिबल पॉइंट्स में एक ऑप्टिमल सॉल्यूशन होता है सारी फिजिबल पॉइंट। भाई आप पॉइंट ए पर भी प्रोडक्शन कर सकते हो अपने रिसोर्सेज में रहते हुए, पॉइंट बी पर भी, पॉइंट सी पर भी आप प्रोडक्शन कर सकते हो अपने रिसोर्सेज में रहते हुए, लेकिन हमने इन तमाम कॉर्नर पॉइंट्स, इन तमाम फिजिबल पॉइंट्स में से एक ऑप्टिमल सॉल्यूशन को जाकर सिलेक्ट करना होता है। और ऑप्टिमल सॉल्यूशन कौन सा होता है? ऐसा पॉइंट जहां पर प्रॉफिट मैक्सिमम और कॉस्ट मिनिमम हो। इस क्वेश्चन में जो ऑप्टिमल पॉइंट है वो पॉइंट ए है। क्लियर? जहां पर हमारा प्रॉफिट मैक्सिमम। तो फिजिबल पॉइंट और ऑप्टिमल पॉइंट्स में फर्क होता है। ऑप्टिमल पॉइंट फिजिबल पॉइंट होता है, लेकिन सारे फिजिबल पॉइंट्स ऑप्टिमल पॉइंट्स नहीं होते। क्लियर?
बेटा इसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट फाइनेंशियल मैथमेटिक्स। बेसिकली इसमें कुछ भी नहीं है, सिर्फ फार्मूलाज की गेम है जो कि आप लोगों ने खेलनी है। अगर हम लोग चैप्टर 5 की बात करें ना, तो चैप्टर 5 के अंदर हम लोग सिर्फ सिंपल और कंपाउंड इंटरेस्ट को डिस्कस कर रहे हैं, और उसके भी कुछ फार्मूलाज हैं जिसका आप लोगों को पता होना चाहिए। जैसे कि अगर मैं सिंपल इंटरेस्ट की बात करूं, तो सिंपल इंटरेस्ट के फार्मूलाज में कौन सा सबसे पहला फार्मूला होता है फ्यूचर वैल्यू का, और वो हमारे पास क्या आएगा, एस इज इक्वल टू पी इंटू 1 प्लस आर टी। ओके, अच्छा मैं रेट ऑफ इंटरेस्ट को आर से डिनोट करूंगा, अगर आप लोग आई से करते हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ता, और मैं टाइम को टी से डिनोट करूंगा, आप एन लिखते हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ता। क्लियर? अच्छा उसके बाद इसकी प्रिंसिपल अमाउंट, तो प्रिंसिपल अमाउंट का कोई न्यू फार्मूला नहीं होता रहता, सिर्फ ये फैक्टर एस के साथ जाके डिवाइड हो जाता है, और जब न्यूमरेटर का पार्ट बनता है तो फिर अपनी पावर को का साइन चेंज कर लेता है। तो हम इसको लिख सकते हैं P इज इक्वल टू एस इंटू 1 प्लस आर टी रेज टू पावर माइनस, फिर इसमें इंटरेस्ट की अमाउंट फाइंड करने का फार्मूला आ जाता है। तो सिंपल इंटरेस्ट में इंटरेस्ट की अमाउंट फाइंड करने का फार्मूला होता है पी आर टी। क्लियर? कंपाउंड इंटरेस्ट की बात करें तो कंपाउंड इंटरेस्ट में फ्यूचर वैल्यू का फार्मूला सिर्फ ये देखिए इतना फर्क पड़ता है, P इंटू 1 प्लस आर। अब जहां तक दोनों में कोई फर्क नहीं है, T सिर्फ मल्टीप्लाई हो जाए आर के साथ तो सिंपल, और अगर पावर में चला जाए तो कंपाउंड बन जाता है। क्लियर? अच्छा जब कंपाउंड इंटरेस्ट में जाते हैं तो रेट को फिर सुकून नहीं मिला, तो रेट ने अपनी कंपाउंडिंग चेंज करना शुरू कर, तो इस वजह से इसको R डिवाइडेड बाय M कर दिया जाता है। रेट ऑफ इंटरेस्ट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ कंपाउंडिंग। जैसे अगर कंपाउंडिंग एनुअली है तो 1, तो वो लिखने की जरूरत नहीं होती, लेकिन अगर कंपाउंडिंग सेमी एनुअली है तो रेट डिवाइडेड बाय 2, कंपाउंडिंग क्वार्टरली है तो रेट डिवाइडेड बाय 4, कंपाउंडिंग मंथली है तो रेट डिवाइडेड बाय 12। तो अगर रेट को इस तरह किया तो टाइम को M से मल्टीप्लाई करते हैं, ये फर्क आता रहता है। और अगर इसकी प्रिंसिपल अमाउंट हम लोग फाइंड करें, S इंटू 1 प्लस आर ओवर रेज टू पावर माइनस टी इंटू एम, ये बात क्लियर? इसमें इंटरेस्ट की अमाउंट फाइंड करनी हो तो कंपाउंड इंटरेस्ट का फार्मूला हमारे पास बन जाता है प्रिंसिपल इंटरेस्ट हमेशा प्रिंसिपल अमाउंट पर फाइंड होता है, इनटू कंपाउंडिंग फैक्टर आर ओवर एम रेज टू पावर टी इंटू -1, ये कंपाउंड इंटरेस्ट की वैल्यू फाइंड करने का फार्मूला है। ये तमाम फार्मूलाज उस टाइम पर यूज करना जब आपको पता हो कि फ्यूचर वैल्यू ग्रेटर देन प्रिंसिपल अमाउंट है। लेकिन अगर क्वेश्चन में कभी भी आपको इस किस्म की इंडिकेशन मिल जाए कि आपको लगे कि फ्यूचर वैल्यू लेस देन प्रिंसिपल अमाउंट है, कि आपकी प्रेजेंट वैल्यू ज्यादा है और वक्त के साथ साथ फ्यूचर वैल्यू कम हो गई, इसकी एग्जांपल आपको इन्वेस्टमेंट पे लॉस हो गया, आपको कम अमाउंट मिलेगी, तो अब आप लोग ऐड नहीं करोगे उसके ऊपर। और इसकी बेस्ट एग्जांपल डेप्रिसिएशन ऑफ फिक्स्ड एसेट। क्लियर? कि आपने एक एसेट परचेज किया, वक्त के साथ साथ उसकी वैल्यू डिक्रीज होती जा रही है, तो फ्यूचर वैल्यू उसकी कम हो जाएगी। तो अगर सिंपल इंटरेस्ट के मुताबिक चले तो S इज इक्वल टू P इंटू, बस अब अगर कम हो रही है तो प्लस करने का जवाब नहीं पैदा होता, तो 1 माइनस RT कर देंगे। और अगर कंपाउंड इंटरेस्ट में होंगे तो S इज इक्वल टू P इंटू 1 माइनस R ओवर M रेज टू पावर T इंटू M। अब बेटा इसके साथ जिस तरह से ये फार्मूलाज लिखे, आप हर किस्म का फार्मूला बना सकते हो। फ्यूचर वैल्यू दे दे, प्रिंसिपल पूछ ले, रेट ऑफ इंटरेस्ट पूछ ले, टाइम पूछ ले, फार्मूले को डिस्टर्ब नहीं करना, जो मिसिंग वैल्यू है वहां पे एक्सपुट कर देना कैलकुलेटर। क्लियर? ये नहीं कि आप इसके हजारों फार्मूलाज बनाओ, क्या R फाइंड करने का ये फार्मूला, T फाइंड करने का ये ये नहीं करना आपने। फार्मूले के बेसिक स्ट्रक्चर को चेंज नहीं करना आप लोगों ने। अच्छा इसके बाद हमारे पास आता है कि अगर जो हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो कंपाउंडिंग कॉन्टिन्यूअसली हो, या रेट ऑफ इंटरेस्ट के साथ लिखा हुआ हो एक्सपोनेंशियल रेट ऑफ इंटरेस्ट,
तो इनमें से कोई भी फार्मूला यूज नहीं हो। ऐसी सिचुएशन में आपने फार्मूला यूज करना है S इज इक्वल टू P E रेस्ट पावर R T। तो फिर ये वाला फार्मूला यूज होता है अगर रेट कंपाउंडिंग कॉन्टिन्यूअसली हो। हमेशा याद रखिएगा, बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि कभी क्वेश्चन में नहीं बताया जाता कि हमने इसको सिंपल इंटरेस्ट से सॉल्व करना है या कंपाउंड इंटरेस्ट से सॉल्व करना है। तो ऐसी सिचुएशन में आप लोगों ने क्वेश्चन की नेचर को देखना है। अगर पॉपुलेशन की कहीं पे कोई बात आ जाए, अगर ग्रोथ रेट की बात हो, अगर हमारे पास हो किसी प्रॉफिट की बात, सेल्स की बात, ऐसी तमाम सिचुएशन में किसी ट्री की हाइट के बारे में कोई बात करते हैं, इसी तरह फिशेस की पॉपुलेशन भी पॉपुलेशन ही है। इन तमाम सिचुएशन में कंपाउंड इंटरेस्ट यूज कीजिएगा। ओके, और अगर रेट बिल्कुल सिंपल सा हो, आपसे कह दे 10% पर एनम फाइंड फ्यूचर वैल्यू ऑफ दिस, हमेशा सिंपल इंटरेस्ट चला। गॉट इट, गॉट इट। जहां पर हम लोग कहते रहते हैं पर एनम कंपाउंडिंग सेमी एनुअली, इस कंपाउंडिंग सेमी एनुअली के लिए वो वर्ड यूज कर लेता है पेबल हाफ ईयरली। तो इसका सेम मीनिंग है जैसा कि कंपाउंडिंग सेमी एनुअली। पेबल क्वार्टरली, इट मींस दैट रेट ऑफ इंटरेस्ट इज कंपाउंडिंग क्वार्टरली। बात क्लियर हो गई। इसमें चैप्टर नंबर 5 के अंदर फिर आपके पास कुछ रेट्स की टाइप्स आ जाती हैं। सबसे पहले हमारे पास आता है नॉमिनल रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो बेटा नॉमिनल रेट ऑफ इंटरेस्ट को हम लोग R से डिनोट करते हैं और ये हमेशा पर एनम कंपाउंडिंग, आपकी अपनी मर्जी, विद डिफरेंट कंपाउंडिंग होता पर एनम रेट है कि भाई हम आपसे 12% चार्ज करेंगे पर एनम, कंपाउंडिंग सेमी एनुअल, कंपाउंडिंग मंथली, कंपाउंडिंग वीकली, ये नॉमिनल रेट ऑफ इंटरेस्ट। पर एनम रेट ऑफ इंटरेस्ट विद डिफरेंट कंपाउंडिंग, तो ये आपके पास नॉमिनल रेट ऑफ इंटरेस्ट है। फिर आपके पास आता है पीरियोडिक रेट ऑफ इंटरेस्ट, उसको हम लोग डिनोट करते हैं RP के साथ। इसका फार्मूला आता है नॉमिनल रेट ऑफ इंटरेस्ट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ कंपाउंडिंग। ये बेसिकली ये फार्मूलाज में हम लोग R/M कर रहे होते हैं ना, ये बेसिकली यहाँ पे पीरियोडिक रेट लिखा जाता है R/M। तो इसी को हम लोग पीरियोडिक रेट कहते हैं। मतलब मैं अगर आपसे यहाँ पे कहूँ कि 12% पर एनम कंपाउंडिंग क्वार्टरली, ये नॉमिनल रेट ऑफ इंटरेस्ट है। अब इसका पीरियड क्या बनेगा, एक क्वार्टर, इसका एक पीरियड बनेगा। इसी तरह यह होता है ना कंपाउंडिंग मंथली, तो 1 मंथ इसका एक पीरियड बन जाता। और वो रेट कैसे फाइंड करते हैं, 12% डिवाइडेड बाय, अब देखिए कंपाउंडिंग क्वार्टरली में एम की क्या वैल्यू, तो रेट क्या आ जाएगा 3%। लेकिन अब 3% को पर एनम नहीं लिख सकते क्योंकि पर एनम तो 12 था। अब ये 12 से कम हो गया 3 पर, तो आप इसको पर एनम नहीं लिख सकते, आप इसे लिखेंगे पर क्वार्टर, राइट। आप इसे लिखेंगे जिस पीरियड का रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है आपने वही लिखना होता है, और फिर उसकी कंपाउंडिंग भी वही होती है। ये बात क्लियर हो गई है। अब देखिए अगर ये मेरे पास नॉमिनल रेट ऑफ इंटरेस्ट से मैंने अगर पीरियोडिक बनाया 3%, और अगर पीरियोडिक गिवन हो, क्या मैं नॉमिनल नहीं बना पाऊंगा। अब क्या करूंगा भाई, मुझे अगर गिवन है 3% पर क्वार्टर, मैं क्या करूंगा 3 मल्टीप्लाइड बाय क्वार्टर, तो साल में कितने क्वार्टर होते हैं, तो मल्टीप्लाइड बाय 4, तो ये कितने परसेंट बन गया, अब ये नॉमिनल बन गया। अब नॉमिनल कह रहा है भाई मेरे साथ कंपाउंडिंग तो लगा दो, मैंने उसे कहा पर एनम जो यहां पे था वही इसकी कंपाउंडिंग है। गॉट इट, ये बात क्लियर है सब बच्चों को। नेक्स्ट आपके पास आता रहता है इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट, और इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट को हम लोग डिनोट किया करते हैं स्मॉल e के साथ, और इसका हमारे पास फार्मूला होता है 1 प्लस R/M, मतलब पीरियोडिक रेट भी यूज हो सकता है यहाँ पर, R/M पीरियोडिक रेज टू पावर m, रेज टू पावर m, mn नहीं, ये T into m नहीं है, सिर्फ
हमने पूरे साल का देखना होता है रेट, तो आपने टाइम को नहीं कंसीडर करना। इनटू एम के एक साल में कितनी मरतबा कंपाउंडिंग करनी है, हमने ये देखना है। क्लियर होगी बात? -1 और एंड पे परसेंटेज का साइन लगाने के लिए मल्टीप्लाइड बाय 100 कर दिया जाता है। अब जैसे इसी 12% को देखें तो हम लोग 1 + 12% डिवाइडेड बाय 4 रेज टू पावर -1 इज इक्वल टू 12.5 55%। तो ये आपके पास इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट है। और हमेशा याद रखिए कि इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट हमेशा पर एनम कंपाउंडिंग एनुअली होता है, ये डिफरेंट कंपाउंडिंग के साथ नहीं चलता। अब नॉमिनल में और इफेक्टिव में डिफरेंस इसी चीज का है, हालांकि नॉमिनल भी पर एनम इफेक्टिव भी पर एनम, लेकिन नॉमिनल भी डिफरेंट कंपाउंडिंग, जबकि इफेक्टिव हमेशा कंपाउंडिंग एनुअली होता है। यह बात क्लियर हो गई सब बच्चों को? अच्छा जी बेटा, नॉर्मल सिचुएशन में अगर हम लोग बात करें तो हमेशा इफेक्टिव रेट ग्रेटर देन नॉमिनल रेट। मतलब अगर आपने हमेशा एक जर्नल बात की जाए ना, इफेक्टिव रेट ऑलवेज ग्रेटर देन नॉमिनल रेट, लेकिन एक सिचुएशन है जिसमें इफेक्टिव रेट इक्वल टू नॉमिनल रेट होता है, जब नॉमिनल रेट खुद कंपाउंडिंग एनुअली हो। तो इफेक्टिव भी तो कंपाउंडिंग एनुअली होता है, तो दोनों में कोई फर्क नहीं होता। लेकिन कंपाउंडिंग एनुअली के अलावा नॉमिनल रेट कुछ भी हुआ तो इफेक्टिव रेट एक्सीड करता है। ये बातें समझ आ गई आप लोगों को? यहां तक किसी को कोई इशू? नो इशू, शाबाश, गुड। नेक्स्ट सुने। और इन तमाम फार्मूलाज को बेस बनाते हुए आप लोगों ने ये क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, तो आप लोगों से अब क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे, इजीली सॉल्व हो जाएंगे। अच्छा, अब क्या होता है, ज्यादा इंपॉर्टेंट फार्मूलाज अब आने वाले हैं। ये तो मतलब बच्चों वाले फार्मूलाज थे ना, अच्छे इंपॉर्टेंट फार्मूलाज अब हमारे पास आने लगे, जब डिफरेंट टाइम ड्यूरेशंस के अंदर डिफरेंट रेट ऑफ इंटरेस्ट अप्लाई हो रहे हैं। तब हम लोगों ने देखना है कि हमने फ्यूचर वैल्यू प्रिंसिपल अमाउंट को किस तरह से डिटरमिन करना है। अब ऐसी सिचुएशन में जब मल्टीपल रेट ऑफ इंटरेस्ट हो इन डिफरेंट टाइम ड्यूरेशन, आप कभी भी सिंगल फार्मूले के साथ नहीं जा सकते। अब यहां पर आपको फार्मूलाज का, फाइनेंस ना मुश्किल चीज नहीं है, फाइनेंस में मुश्किल सिर्फ एक चीज है, फार्मूला कौन सा लगा, उसके बाद सिर्फ वैल्यूज की पुटिंग है और कैलकुलेटर ने आंसर कर देना। सिर्फ ये डिसाइड करना कि इस पे इसके ऊपर फार्मूला कौन सा लगेगा, ये डिसाइड करना कि प्रिंसिपल अमाउंट गिवन है या फ्यूचर की अमाउंट गिवन है, ये डिसाइड करना कि भाई सिंपल इंटरेस्ट लगाऊं या कंपाउंड इंटरेस्ट लगाऊं, बस इसके अलावा कुछ भी नहीं है। अब अगर हम लोग बात करें कि हम सिंपल इंटरेस्ट यूज कर रहे हैं और डिफरेंट टाइम ड्यूरेशन के अंदर डिफरेंट रेट ऑफ इंटरेस्ट गिवन है, तो ऐसी सिचुएशन में फ्यूचर वैल्यू को कैसे फाइंड करें? तो फ्यूचर वैल्यू इज इक्वल टू प्रिंसिपल अमाउंट इनटू 1 + RT। अब जहां तक देखे ना, ये फॉर्मूला बिल्कुल वैसा ही है जैसे मैंने पहले लिखा था। अब जब मैंने आपसे कहा कि मल्टीपल रेट ऑफ इंटरेस्ट इन डिफरेंट टाइम ड्यूरेशन, तो ना तो रेट एक है ना टाइम एक है, तो हम इधर लिखेंगे R1 T1, इसमें ऐड कर देंगे R2 T2, इसमें ऐड कर देंगे T3, और जब तक ये रेट ना खत्म हो आप यही काम करते जाएं। क्लियर? और अगर यहीं पे इसकी प्रिंसिपल अमाउंट फाइंड करनी हो तो यहीं से ही हमें आइडिया हो जाएगा, प्रिंसिपल इज इक्वल टू, अब देखो फार्मूले में कोई फर्क नहीं है, पी को एस से रिप्लेस करो, एस को पी से रिप्लेस करो, फैक्टर एज इट इज लिखो विदाउट एनी चेंज।
जस्ट जाकर इसकी पावर को नेगेटिव तो बस। तो फ्यूचर की वैल्यू का फार्मूला प्रिंसिपल अमाउंट में कन्वर्ट हो जाता है। ये बात क्लियर हो गई सब बच्चों को? और अगर यहां से इंटरेस्ट की अमाउंट फाइंड करनी हो तो इंटरेस्ट की अमाउंट फाइंड करने के लिए आपके पास फार्मूला बनेगा P इंटू, क्योंकि प्रिंसिपल सेम रहता है हर टाइम ड्यूरेशन के लिए, P इंटू R1 T1 प्लस R2 T2 प्लस सो ऑन। ये सिंपल इंटरेस्ट का फार्मूला है आप लोगों के पास जब डिफरेंट टाइम ड्यूरेशन में डिफरेंट रेट ऑफ इंटरेस्ट अप्लाई हो रहे हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूलाज हैं। ऐसे एक दो क्वेश्चंस आपके एग्जाम्स में आते हैं जिसमें आपने ये वाले फार्मूलाज अप्लाई करने, और मोस्ट प्रोबेबल कि वो कंपाउंड इंटरेस्ट के। तो कंपाउंड इंटरेस्ट में जब हम लोग जाते हैं तो कंपाउंड इंटरेस्ट की फ्यूचर वैल्यू फाइंड करने का जो हमारे अभी सिर्फ मैं चैप्टर 5 के फार्मूलाज लिख रहा हूं, चैप्टर 6 की डिस्कशन हम लोग कल कर लेंगे कि सिर्फ चैप्टर 5 के इतने सारे फार्मूलाज हैं। जब इसकी बात करते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट में P इंटू 1 प्लस R1 M1 रेज टू पावर T1 मल्टीप्लाइड बाय डिफरेंट रेट ऑफ इंटरेस्ट होंगे। तो जरूरी नहीं कि उनकी कंपाउंडिंग भी एक जैसी हो, कंपाउंडिंग भी डिफरेंट हो सकती है, टाइम ड्यूरेशन भी डिफरेंट हो सकते हैं। तो आप लोग इसके साथ हर फैक्टर को मल्टीप्लाई करते जाओगे। 1 प्लस R2 M2 रेज टू पावर T2 मल्टीप्लाइड बाय, और इसी तरह से तमाम फैक्टर्स मल्टीप्लाई होते जाएंगे जब तक के सारे रेट कंप्लीट ना हो जाए। आपके पास मैक्सिमम 3 डिफरेंट रेट्स आ सकते हैं, उससे ज्यादा नहीं, मैक्सिमम 3 डिफरेंट रेट्स आ सकते हैं, वरना आपका क्वेश्चन 2 रेट्स तक रहता है, 2 डिफरेंट रेट्स इन डिफरेंट टाइम पीरियड। ओके, अच्छा, प्रिंसिपल अमाउंट अगर यहां से हम लोगों ने फाइंड करनी हो तो S इंटू, बेटा विदाउट फार्मूलाज आप फाइनेंस कभी भी नहीं कर सकते। अब मुझे नहीं मालूम था कि आपको अच्छे से फार्मूलाज आते हैं नहीं आते, मैं अगर क्वेश्चन ही सॉल्व करने चला जाता तो मुझे तो आते हैं फार्मूलाज, मैं सॉल्व भी कर देता, लेकिन मुझे आपका पता नहीं था, इस वजह से पहले ये फार्मूलाज रिवाइज करना जरूरी है। अब उसके बाद आप लोग खुद देखेंगे कि सिर्फ आप फार्मूले के अंदर वैल्यूज को पुट कर रहे हैं, आपने क्वेश्चन सॉल्व करने हैं और उन क्वेश्चंस को आप लोगों ने जरा हाईलाइट कर लेना है जो आप लोगों से नहीं हुए कल क्लास में, पहले वो पूछने आप लोग। क्लियर? और आपकी फाइनेंस की प्रैक्टिस के लिए इसमें जो क्वेश्चंस गिवन है ये मोर देन एनफ है कि आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे और आई कैप के क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे आप लोगों से इंशाल्लाह। अब जब इधर गए तो आपने सिर्फ हर फैक्टर की पावर को नेगेटिव करते जाना है बस। तो फार्मूलाज क्या बनेंगे? माइनस T1 इंटू, फिर सेकेंड फैक्टर R2 रेज टू पावर T2 मल्टीप्लाइड बाय, ये क्लियर? और जब कंपाउंड इंटरेस्ट की अमाउंट फाइंड करनी हो तो फार्मूला बन जाएगा प्रिंसिपल इनटू, सबसे पहले ये फैक्टर दी इंटू 1 प्लस R2 रेज टू पावर T2 मल्टीप्लाइड बाय M2। इसी तरह फैक्टर लिखते जाइएगा, एंड पर जाकर आपने -1 कर देना है। ये कंपाउंड इंटरेस्ट का फार्मूला है। गॉट इट? दैट्स ऑल फॉर टुडे। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे। अल्लाह हाफिज।